सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। कार्यसूची में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी एजेंडे में शामिल। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर लोकसभा में होगी आगे की चर्चा। बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 होगा पेश। 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया से दूरी बनाने के दिए संकेत। कहा, इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ने का कर रहे हैं विचार। लोगों की प्रधानमंत्री से सोशल मीडिया नहीं छोड़ने की अपील। ट्विटर पर ट्वीट हुआ, नो सर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित दोनों मरीजों की हालत स्थिर। उच्च स्तरीय केंद्रीय मंत्री समूह ने की ताजा हालात की समीक्षा। कहा, किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार सरकार। 12 देशों से आने वाले यात्रियों की हो रही है स्क्रीनिंग। अब तक कोरोना की चपेट में 66 से ज्यादा देश। निर्भया मामले में फिर टली चारों दोषियों की फांसी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक डेथ वारंट पर लगाई रोक। क्यूरेटिव याचिका और फांसी पर रोक से जुड़ी याचिकाएं खारिज होने के बाद दोषी पवन ने राष्ट्रपति के पास भेजी दया याचिका। खबरों में सबसे पहले बात संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में काफी अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 शामिल है। इसके अलावा रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की बात करें तो कार्यसूची में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर आगे की चर्चा शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी सदन में पेश करेंगी। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी। सदन में कल दोपहर बाद गतिरोध के बीच ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को चर्चा के लिए पेश किया गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने कहा कि विधेयक के जरिए 3 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से देश में संस्कृत शिक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। जो ये संस्कृत के 3 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इससे हमको देश और दुनिया में उसके फलक को लेकर उसके ज्ञान विज्ञान, उसका योग, आयुर्वेद सहित तमाम उन विधाओं को जिसमें हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लीडरशिप लेगा श्रीमान। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सारी भारतीय भाषाएं हम उनको भी सशक्त करना चाहते हैं। और ये जो संस्कृत में हमको जो संपदा है हमारी, ये तमाम गुलामी के थपेड़ों ने और अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारी उस संपत्ति को, हमारे उस विजन को, हमारे उस विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की है, ये 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय फिर प्राचीन भारत जो विश्वगुरु था भारत, वही विश्वगुरु भारत बनाने की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नायक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बिल राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोग में 29 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा
भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की स्थापना की जाएगी। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था और 11 जनवरी 2019 को विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। माफ कीजिएगा। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था। विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी। ये संशोधन होम्योपैथी शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। ये आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा। वहीं लोकसभा की बात करें तो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर आगे की चर्चा आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। विधेयक में देश में 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित टैक्स विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कई न्यायाधिकरणों में लंबे 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिनके कर संबंधी विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं। 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को विवादित कर की राशि के साथ विवादित कर की राशि का 10% और देना पड़ेगा। ये योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। I had very clearly stated in paragraph 126 that the government has taken several measures to reduce tax litigation. Based on that, we have come up with a scheme, Sabka Vishwas scheme, which for the indirect taxes was to reduce the litigation and in order to settle disputes. Over 1,89,000 cases were pending. Similarly now, for the direct taxes, we want to take up dispute resolution in the form of Vivad se Vishwas scheme. लोकसभा के एजेंडे में आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव का प्रावधान है। सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारी सहयोगी कृति मिश्रा का, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, हम बात करें तो बजट सत्र के दूसरे चरण की कल से शुरुआत हुई, आज दूसरे चरण का दूसरा दिन है, लेकिन कल हमने देखा अवरोध की वजह से कार्यवाही नहीं चल पाई। आज हम देख रहे हैं उच्च सदन के एजेंडे की बात करें तो 3 अहम विधेयक हैं, मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। आसार क्या नजर आ रहे हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए हमने देखा कि कल किस तरह से सदन में गतिरोध जारी रहा पूरे दिन, और सबसे ज़रूरी बात जिस तरह से सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अभी जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसके बाद सभी दलों को कोशिश करना चाहिए कि सामान्य स्थिति हो, शांति बने और उसके बाद इस पर चर्चा हो, और साथ ही साथ उसके बाद इस पर बेहद सार्थक चर्चा हो कि किस तरह से जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं उन पर रोक लगाया जा सके ताकि फिर वो आगे ना हो। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि सभी दलों से बात करके एक चर्चा का दिन निश्चित किया जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। लेकिन हमने देखा कि गतिरोध जारी रहा। आज के दिन की अगर बात करें तो देखिए कई महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे वो सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटीज़ का अमेंडमेंट बिल हो, इसके अलावा जो कमीशन बनाने की बात की गई है होम्योपैथी के लिए या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, वो भी बिल हैं जो अगर राज्यसभा में, अगर आज राज्यसभा की बात की जाए, वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो देखिए विवाद से विश्वास स्कीम बेहद महत्वपूर्ण स्कीम, सरकार की जो डायरेक्ट टैक्स की जितनी लिटिगेशन है उनको दूर करने के लिए, उनके लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाने के लिए, इसके अलावा आपने जैसा कहा कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज सदन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि बैंकिंग रेगुलेशन बिल है कि किस तरह से कोऑपरेटिव्स पर आरबीआई अपना नियंत्रण कर सके। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं जो आज दोनों ही सदनों में आएंगे। जी प्रीति। हाँ, और बिल से अलग, अगर विधेयक से अलग बात करें तो
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, मतदान भी कार्यसूची में, साथ ही रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा के एजेंडे में है। तो इससे अलग कामकाज के लिहाज से कैसे रह सकता है दिन विधेयक से अलग? जी हाँ, देखिए लगातार सरकार ने भी ये बात कही और लगातार जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उन्होंने भी कही है कि किस तरह से जो मंत्रालय हैं उन पर कामकाज की चर्चा की बेहद एक ज़रूरत है, जिस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो रेलवे मंत्रालय पर आज चर्चा होगी, और अगर लोकसभा की बात की जाए तो डिमांड फॉर ग्रांट, जो ऐसा आपने बताया अनुदान मांगों पर आज जो सोशल जस्टिस मंत्रालय है उस पर जो है डिस्कशन होगा। तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज दोनों सदनों में। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कृति आपका संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कल शुरुआत हुई। दिल्ली में हिंसा के मुद्दे को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में सत्र के पहले दिन गतिरोध देखने को मिला। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में कार्यवाही को बाधित किया। सभापति ने कहा कि वो इस विषय पर नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और संबद्ध मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद ही चर्चा का समय तय करेंगे। सभापति के आश्वासन के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हम लोग एक स्वर से बोले इस हाउस से सामान्य स्थिति लाने के लिए, एक स्वर से बोले। ये कोई पद्धति नहीं, ये तो कोई शोभा नहीं देते। सामान्य स्थिति लाना बहुत जरूरी है, हमारा कर्तव्य बनता है हम सब लोग मिलकर उसके लिए। इसलिए मैं चाहता हूं नेता विपक्ष से भी और नेता सदन से भी और संबंधित मंत्री से भी बातचीत करने के बाद ही मैं समय तय करूंगा कब चर्चा करना। ये तो मेरा निर्णय है। लेट द टोटल पीस बी रिस्टोर्ड, लेट अस विल स्टेट टू सी दैट द सिस्टम is work effectively, and then normalcy to be brought in Delhi particularly in view of what has happened. भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उनके मंत्रालय से संबंधित विधेयक पेश करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी दलों के सांसद सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। गतिरोध उत्पन्न कर रहे सदस्यों से उपसभापति ने कई बार गतिरोध को खत्म करने और कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की, लेकिन कार्यवाही बाधित रही। इसी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय चेयरमैन साहब ने सुबह ही कहा था महत्वपूर्ण विषय है, पर स्थिति सामान्य होने के बाद इस पर बहस करें। आप कृपया इस बहस को चलने दें, कृपया इस बहस को चलने दें। The House stands adjourned till 11 hours on Tuesday, 3rd March 2020. संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बजट सत्र का पहला चरण उत्पादक रहा था। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सदन की उत्पादकता 96% रही। सभापति ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र का दूसरा चरण अधिक सार्थक होगा। सभापति ने कहा कि बजट सत्र के दोनों चरणों के बीच 3 हफ्ते के दौरान दोनों सदनों के विभाग संबंधी 24 समितियों ने सभी विभागों के अनुदान मांगों पर विचार किया। The first part of the budget session has largely been purposeful with 96% productivity besides quality discussions on the motion of thanks to the President and to the General Budget 2020 and 21. I hope that this part of the session would prove to be even more meaningful. We are meeting after a 3-week recess meant for 24 department-related standing committees to consider demands for grants of all ministries as proposed in the budget presented to Parliament during this first part of this session and concluded on the 11th of last month. I am sure various committees would have gone about this task with all the seriousness that was required and would present informed reports to the Parliament for further consideration by the government. सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि सदन के विभाग संबंधी 8 स्थायी संसदीय समितियों ने 2020-21 के दौरान 18 विभागों के अनुदान मांगों पर 20 बैठकें की। इस दौरान 63 घंटे चर्चा हुई, जो राज्यसभा की 10 बैठकों के बराबर है। Grants 2020-21. The 8 committees of Rajya Sabha have held 20 meetings and discussed the demands of 18 ministries over a total duration of 63 hours. Taking into consideration that the Parliament meets for about 6 hours during each sitting,
The total time spent by these 8 committees examining the demands of various ministries in effect amounts to over 10 sittings of Parliament. Proportionately, the work done by the 16 committees of Lok Sabha amounts to another 20 sittings of the Parliament. In all, the work put in by the total 24 DRSCs in examining the demands for grants of all the ministries equal to 30 days of functioning of the Parliament, which is quite significant. That alone takes the total of sittings of Parliament during a year to over 100 days. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के धान किसानों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में कल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विचार विमर्श किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें राज्य में समग्र खरीदारी स्थिति के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को देरी से भुगतान, धान किसानों से समय पर खरीदारी न होने और FCI खरीदारी मानदंडों को लागू नहीं करने के बारे में प्राप्त सूचनाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन परेशानियों से किसानों को धान की बिक्री में परेशानी हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की और उनसे राज्य सरकार को धन की मंजूरी के मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को छोड़ने पर विचार का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार करने से जुड़ा ट्वीट आने के कुछ ही देर के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों ने उनसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने का अनुरोध किया और इस दौरान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर नो सर ट्रेंड कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने की सोच रहा हूं। इस बारे में जानकारी साझा करता रहूंगा। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल अकाउंट पर फिलहाल 53.3 मिलियन फॉलोअर हैं। वहीं फेसबुक पर भी उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 35.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर 4.51 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके हैं। निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल चारों दोषियों में से एक पवन ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी और इसी वजह से पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका को खारिज किया। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने भी डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दोषी अक्षय और पवन ने पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दोषी पवन ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। इसके अलावा तेलंगाना में भी एक मरीज के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली में जिस मरीज को कोरोना से पीड़ित पाया गया है वो इटली की यात्रा करके आया था। मरीज का RML अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरा शख्स दुबई की यात्रा से लौटा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नए मामले सामने आने के बाद मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 12 देशों से आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कुल 21 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रही है। साथ ही 12 बड़े और 65 छोटे सी पोर्ट्स पर जांच जारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीयों को सलाह दी है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो चीन, ईरान, कोरिया, सिंगापुर और इटली जाने से बचें। उन्होंने कहा कि ताज़ा हालात पर प्रधानमंत्री निगाह रखे हुए हैं। 12
देशों से आने वाले पैसेंजर्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसमें शुरुआती दौर में आप जानते हैं कि चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो रही थी, जिसमें सब्सिक्वेंटली हमने वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली को ऐड किया है। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके लोगों से वन्य जीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के प्रयास का आह्वान किया है। और अब बात करते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन के चलते ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम की अवधि ठंड के मुकाबले दुगनी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक संस्थान ने मौसम विभाग के आंकड़ों के अध्ययन करके दावा किया है कि पिछले 20 साल में गर्मी का मौसम बढ़ गया है और ये 20वीं सदी के मध्य के मुकाबले करीब 1 महीने बढ़ गया है। पिछले 4 साल में गर्मी के मौसम की अवधि में तेजी दर्ज हुई है। गर्मी, सूखा और कई कारणों की वजह से इस साल जंगलों में लगी आग में 33 लोगों और 1 अरब वन्य जीवों की मौत हुई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकार किसानों के हित में 15 मार्च से प्याज निर्यात की अनुमति देगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने पिछले सप्ताह करीब 6 महीने से प्याज की निर्यात पर जारी पाबंदी को हटाने का निर्णय किया। इसका कारण रबी फसल अच्छी रहने से कीमतों में तीव्र गिरावट की आशंका है। एमईपी हटाने का फैसला विदेश व्यापार महानिदेशालय ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य भी हटाने का फैसला किया है। टीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज की सभी किस्मों का निर्यात 15 मार्च से मुक्त होगा। इसमें साख पत्र या न्यूनतम निर्यात मूल्य जैसी कोई शर्तें नहीं होंगी। समाज के दिव्यांग और हाशिए पर पड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने एकम उत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने की। वहीं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में आयोजित एकम उत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिव्यांगजनों ने होम डेकोरेशन, कपड़ा, स्टेशनरी, खिलौने, उपहार और प्राकृतिक वस्तुओं से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। उत्सव का उद्घाटन करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मैं दिव्यांगों के लिए आप और मैं मिलकर एक स्पेशल योजना करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, रिसोर्सेज वेरी इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और इनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, हुनर है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। और वो सपोर्ट अगर हमने किया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े प्रमाण पर हमारे दिव्यांग आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 608 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे वो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे विभाग से जो दिव्यांग वित्त विकास निगम है, उससे हमने 82,000 से अधिक दिव्यांगों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के लिए 608 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। एकम उत्सव में देश के 18 राज्यों से आए दिव्यांगजनों ने अपने हुनर और कौशल से बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया। मैं ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ जो कि वेस्ट मटेरियल से यूज़ किया है, प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके, जिससे किसी को हार्म भी नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा और हम सेम टाइम उसको एक अच्छा होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं।
कार्यक्रम में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत करते हुए दिव्यांग महिलाओं और कलाकारों की हौसला अफजाई की। ये उत्सव 9 मार्च तक चलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आपने यहाँ पर इन दिव्यांग जनों के जरिए तैयार किए गए वस्तुओं को देखा कि किस तरह से इन्होंने अपने कौशल को निखारते हुए इन वस्तुओं को तैयार किया। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय खबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को संसद का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही उसे भंग करके 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका की संसद को भंग करने के लिए कम से कम उसका 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होना जरूरी होता है। ये अवधि रविवार आधी रात को पूरी हुई। अधिसूचना के अनुसार 25 अप्रैल को चुनाव होंगे और 14 मई को संसद का पहला सत्र शुरू होगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी की आज पुण्यतिथि है। जीएमसी बालयोगी को 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने और सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित होने का सम्मान प्राप्त है। 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।